हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग मोशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 करेंगे। और बेटा इसमें आज हम लोग मेनली बात करेंगे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। वैसे तो आपके लेवल पे बेटा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो बस एक बेसिक लेवल का है। थोड़ी सी हायर क्लासेस में जाते हैं तो पूरा एक चैप्टर होता है, पूरा डिटेल में समझाया जाता है। लेकिन आपके लेवल पे तो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो एनटीएससी में खासकर पूछी जाती है, वो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशंस हैं। तो हम सिर्फ उसी लेवल तक की ही बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। चलिए हम इसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, मतलब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ये हमारे लिए सबसे पहली चीज़ हो गई। ठीक है, तो व्हेन ए बॉडी, है ना, या तो बॉडी कह लीजिए या पार्टिकल कह लीजिए। कई बार क्या होता है कि फिजिक्स के लॉज में हम बेटा पार्टिकल मतलब एक पॉइंट मास मान के चलते हैं, जबकि बॉडी मतलब एक पर्टिकुलर शेप और साइज की होती है। तो जब हम फिजिक्स के लॉज को डिराइव करते हैं तो बेटा सिंपल तरीके से मान के चलते हैं कि कोई पार्टिकल है और उस कंडीशन में उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, इसीलिए उसको हम सिंप्लिसिटी के लिए पॉइंट मास मान के रिलेशनशिप्स को निकालते हैं। तो इसीलिए कई बार हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी और अ पार्टिकल, है ना, इज मूविंग किस में, इन ए सर्कुलर पाथ। बेटा सर्कुलर पाथ तो आप जानते ही कि जब किसी भी चीज को सर्कल में मूव कराते हैं तो उसको सर्कुलर पाथ कहते हैं। तो व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ सच दैट इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना बेटा। अब जिस प्रकार से बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। और लॉजिक की बात है कि अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म कह देंगे, बस, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब एनी बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म और अ कांस्टेंट स्पीड, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो क्या सिचुएशन आती है। बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। अभी हम कुछ बेसिक लेवल की चीज़ों की बात करेंगे। सपोज कर लो, ठीक है, हमने क्या किया, एक बॉडी ले ली, एक पार्टिकल ले लिया, लेटस से ये हमने पार्टिकल ले लिया एट पॉइंट लेटस से पी, है ना। अब इस पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन दे रहे हैं, जो एरो की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गई, यानी कि v हो गई। तो बेटा होगा क्या, लॉज ऑफ मोशन, जो कि अभी हम आगे चल के भी बात करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन ये कहता है कि अ पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो बेटा जो पार्टिकल को आपने डायरेक्शन दे दिया, जो वेलोसिटी दे दी, वो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से तब तक मूव करेगा जब तक कि उसके ऊपर क्या ना लगे, फोर्स। तो अब अगर हमने ऐसे मोशन दे दिया तो बेटा वो सीधे जाता जाएगा ना, और उसी वेलोसिटी से जाता जाएगा। जो डायरेक्शन दे दिया और जो स्पीड दे दी, वो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से उसी स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगे, तभी उस कंडीशन में होगा। अब सपोज कर लो कि एक फोर्स की डायरेक्शन हमने चूज करी और वो फोर्स हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टली लगा दी।
ठीक है, इस पार्टिकल के ऊपर। अब जब इस पार्टिकल के ऊपर हम फोर्स इधर लगाएंगे, है ना, तो इसको हम F से डिनोट कर देंगे, ये फोर्स लगा दी। यानी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या किया बेटा, फोर्स लगाई। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो बेटा सीधी सी बात है, बॉडी अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। यानी कि जो डायरेक्शन ये था वो डायरेक्शन अब ये होने लग जाएगा, ठीक। और जैसे ही इस डायरेक्शन में जाने लगेगी, हमने फिर से फोर्स लगा दी, फिर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। अब फिर से बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये अब इस डायरेक्शन में जाने लग गई। अब जैसे ही इस डायरेक्शन में जाने लग गई, हमने फिर से फोर्स लगा दी जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना बेटा, देखो पहले इधर जा रही थी, फोर्स लगाई तो बॉडी का मोशन इधर होने लग गया, फिर हमने फोर्स इधर लगाई तो बॉडी का मोशन इधर हो गया, फिर हमने फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाई, बॉडी का मोशन इधर हो गया। अब हम फिर से फोर्स को लगा देंगे इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो फिर से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये हो क्या रहा है, बॉडी एक तरह के सर्कुलर मोशन में मूव करने लग गई, है कि नहीं। तो ये सर्कुलर मोशन तब मिलेगा जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। अब आप देखिए, इस फोर्स की डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है। अगर सपोज कर लो कि इसी को हम एक सर्कुलर पाथ से डिस्क्राइब कर दें, है ना, लेटर से हम एक सर्कल के नुमा चीज़ को फिट करने की कोशिश करें, और ये देखो ऐसे कुछ हम सर्कल नुमा चीज़ को इसके ऊपर हम ऐसे फिट कर दें, ठीक। तो आप ये पाएंगे कि ये बॉडी के ऊपर कैसा मोशन हो रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन हो रहा है। और उस सर्कुलर मोशन को अचीव करने के लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी। ये देखिए पीले कलर से जो दिख रही है ना, ये फोर्स हो गई, अरे ये फोर्स हो गई ना, जो कि जिसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा बेटा, हमेशा सेंटर की तरफ होगा। ये देखिए जिसका डायरेक्शन ये देखिए ऐसे सेंटर की तरफ होगा, हमेशा इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स, जिसको हम FC से डिनोट करते हैं, ठीक। तो बेटा शर्त क्या हुई, बॉडी सर्कुलर मोशन तभी करेगी जब एक सेंट्रीपीटल फोर्स लगेगी जिसका डायरेक्शन उस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, तभी ये बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी, है ना। और इसको प्रैक्टिकली भी देखा जा सकता है बेटा। होता क्या है कि जब आप बचपन में खेले होंगे खेल, ऐसे हम लोगों ने तो खैर बहुत खेला होगा, अब तो आप लोग समझदार बच्चे पैदा हुए हैं, है ना। हम लोग क्या करते थे, एक पत्थर लेते थे छोटा सा, और उसके ऊपर हम डोरी बांध के ऐसे ऐसे घुमाते थे, है ना। तो ऐसे ऐसे घुमाते थे, फिर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा ऐसे मत घुमाओ, आँख पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं डोरी टूट जाएगी। अब अगर डोरी टूट गई तो बेटा जब डोरी टूट गई तो सेंट्रीपीटल फोर्स मिलनी बंद हो जाएगी, तो बॉडी अपने ओरिजिनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, है ना बेटा। तो सेंट्रीपीटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होता है, और वो फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करती है, तभी वो बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। अगर ये सेंट्रीपीटल फोर्स नहीं है तो बॉडी का सर्कुलर मोशन नहीं होगा। बेटा बात समझ में आ गई, ठीक। ये तो मैंने बातें समझा दी। अब हम इस डायग्राम को ऐसा करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देंगे और ये छोटा करके यहाँ बना देंगे। आय हाय 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 हाय, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। चलिए अब तो समझ में आ ही गया है ना। तो अब ये डायग्राम को तो हमने छोटा करके इधर यहाँ लिख दिया, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे जिसको हमने डिफाइन किया था ना बेटा, सेंट्रीपीटल
फोर्स। बेटा नया टर्म आप सीख रहे हैं तो इसलिए इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए कि ये जो टर्म है ये कैसे डिफाइन होते हैं और कैसे ये फॉर्मूला से रिप्रेजेंटेड होते हैं। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिफाइन करेंगे, इट इज दैट फोर्स which is required, ठीक, to change the direction ऑफ वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड वो कांस्टेंट रहेगी, तभी तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। विच इज रिक्वायर्ड, इट इज दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, सच दैट a body can move in a circular path, ठीक, the direction of this force, बेटा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना उसका डायरेक्शन इज ऑलवेज, हमेशा, टूवर्ड्स, किधर की तरफ, सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। कई बार इसको हम कहते हैं बेटा रेडियली इनवर्ड्स, है ना, रेडियली इनवर्ड्स, यानी कि रेडियस के अलोंग अंदर की तरफ, है ना, तो उसको हम कहते हैं बेटा रेडियली इनवर्ड्स। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी जिसको हम डिनोट करते हैं ये बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आप कहेंगे ये आया कैसे? बेटा ये एक्चुअल में अब हम वही बात हो गई कि हम जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं अभी वहाँ पे इसकी डेरिवेशन नहीं है ना बेटा, तो आपको सिर्फ अभी ये फॉर्मूला के रूप में एक जानना है कि ये फॉर्मूला है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक, अब सेंट्रीपिटल फोर्स देखो बेटा ये वो फोर्स है जो चाहिए, अरे भगवान ये वो फोर्स है जो चाहिए, लाल डब्बे में डाल दें, है ना, क्योंकि ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मास के ऊपर। एम क्या है बेटा? मास ऑफ पार्टिकल या बॉडी, उसका मास। ठीक, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वी यानी कि स्पीड, है ना बेटा, क्योंकि स्पीड ऑफ पार्टिकल जितनी ज्यादा होगी बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। आप देखते होंगे कि पत्थर को अगर डोरी से बांध के घुमाते हैं और जितना तेज घुमाएंगे उतना आपको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, आर जिसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब कहने का ऐसा है कि जो बड़ा सर्कल होगा उसके लिए कम सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जो छोटा सर्कल होगा जिसका रेडियस कम होगा उसके लिए ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये बात हो गई जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं और वो क्यों ज़रूरी होती है किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूले के रूप में याद रखिए। अब आपको ये पता है, वी नो दैट, है ना, क्या आपको पता है कि कोई भी फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होती है कि नहीं होती है? तो अब इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी। इस ए सी को कहते हैं सेंट्रीपिटल
एक्सलरेशन कहते हैं। तो बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सलरेशन है उसको सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कहते हैं, ठीक। और सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, इसको सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन भी कई बार कहते हैं और कई बार इसको रेडियल एक्सलरेशन भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कई बार रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियल एक्सलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। तो आप कंफ्यूज ना करिएगा इन शब्दों को, इन टर्म्स को, क्योंकि मैंने बताया था ना रेडियल, देखो रेडियली इनवर्ड्स का मतलब रेडियस के अलोंग, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको रेडियल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है उसको कई बार रेडियल एक्सलरेशन भी कहते हैं, इसलिए ऑब्लिक कर दिया बेटा हमने, है ना। ऑब्लिक करने का मतलब या तो ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में या ये लिखा रहेगा, और मतलब बिल्कुल क्लैरिटी से है, तो ये बराबर हो जाएगा v²/r, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन हो जाएगा। लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब ये कंसेप्ट तो हमारे पास समझ में आ गया आप लोगों को कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन क्या होता है ना। और मैंने प्रॉपर तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कैसे वो लगती है, ये सारी बातें डिस्कस कर ली। आइए अब हम बॉडी को मोशन कह रहे हैं, सर्कुलर मोशन, है ना। तो यानी कि अब जिसको हम फर्दर डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या हम इसको ऐसे कर दें ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कह देते हैं, या हम वेरिएबल्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन कहें, ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। हाँ ये कर देते हैं, वेरिएबल्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। लाल डब्बा काहे को आ जाता है भाई, लाइन खींचने दो पहले, हाँ आ जाओ, पहले एक सर्कल बना लें बढ़िया सा मज़ेदार, हाय 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 हाय, ये बात सर्कल बना लिया, अरे हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है, लो जी बीचों बीच भी कर दिया, और इस सर्कल का सेंटर भी मार्क कर दें, ये देखिए ये हमने सेंटर ले लिया, लगभग सेंटर ही है, ठीक। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा सर्कल का जो होता है वो रेडियस होता है ना, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा जिसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहेंगे, और ये भी हमारे पास हो जाएगा जिसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहेंगे। छोटा आर कह लीजिए, कैपिटल आर कह लीजिए, यहाँ पे स्मॉल आर है तो बेटा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखो रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये हो गया छोटा सा सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है। आ जाओ अब बेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं बेटा, सर्कुलर पाथ पे, है ना। तो बेटा ए से बी तक की जो लेंथ है इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस लेंथ ऑफ आर्क को हम एस से रिप्रेजेंट कर दें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। बस अब यही चीज़ हम आगे लिखते चलेंगे ताकि आगे जब हम रिलेशनशिप को डिराइव करें तो आपको ये टर्म्स समझ में आते रहना चाहिए। तो एस सिंपल सी बात है, जिसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। अब ये आर्क मतलब ए से लेकर बी तक जो सर्कुलर पाथ का सेगमेंट, मतलब ये सर्कल का जो सेगमेंट हो गया, इसी को हम आर्क कहते हैं, है ना बेटा। अब लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई, एस, जिसको हमने यहाँ पे डिनोट किया, ऐसा करेंगे एस को हम ग्रीन कलर से कर दें ताकि क्लैरिटी रहे कि साहब ये तो वेरिएबल हो गया, और ये सेंटर को पीले कलर से कर दें ताकि ये पॉइंट हो गए, सी ए बी तो पॉइंट्स हो गए, आर और एस से क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, ठीक। अब आगे फर्दर देखिए, ए से लेकर बी तक बेटा एंगल ये हमारे पास डिस्क्राइब होगा, है ना। आप तो ये पता ही है कि एंगल जो डिस्क्राइब होता है उसको हम डिनोट करते हैं बेटा थीटा से, कोई दिक्कत। तो थीटा क्या हो गया,
जिसको हम कहते हैं एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल। तो थीटा एक नया वेरिएबल हो गया जिसको हम कहेंगे एंगल डिस्क्राइब्ड बाय किसके द्वारा, पार्टिकल के द्वारा। और आर जैसा कि आप जानते हैं ये क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, है कि नहीं। तो अब ये हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स हो गए, लेंथ ऑफ द आर्क, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल, और आर हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बेटा आपने एक चीज को पढ़ा होगा कि अगर एंगल को मेजर करते हैं बेटा रेडियंस में, शब्दों पे ध्यान दीजिए, डिग्री में नहीं, फिजिक्स में हमेशा एंगल को रेडियंस मेजर करते हैं। तो रेडियंस में ये बराबर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल मेजर्ड इन रेडियंस, यानी कि जिसको हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस, ये हो जाएगा एंगल जो कि रेडियंस में मेजर करते हैं। बेटा एंगल की दो यूनिट होती है, डिग्रीज और रेडियंस, है ना। अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर हो गया बेटा, एस के, और रेडियस हो जाएगा आर के। तो हम कह सकते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, बताओ बेटा, कोई दिक्कत है कि नहीं। अब एस जिसको कई बार हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पे इस एस को आगे हम एक और नाम देते हैं बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं, और थीटा को एंगल डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल को, इसको हम कह देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लूं, है ना, ताकि इसको हम और भी क्या कह सकते हैं बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो बेटा शब्द क्या बना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया जिसको हम लिखेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल मेजर्ड इन रेडियंस, ध्यान रखिए डिग्री में नहीं डालेंगे, गलत हो जाएगा वरना, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला हो गया लाल डब्बे में डालने वाला। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। यहां तक तो बिल्कुल क्लैरिटी हो गई। तो S इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा हो गया। अब एक और चीज समझते हैं, एक और चीज क्या समझने वाली है बेटा, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट S है तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा वेलोसिटी देता है कि नहीं। तो इस वेलोसिटी को कई बार हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं या लीनियर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहेंगे। और जैसे कि अगर हमने दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर दिया तो देखो होगा क्या, S इज इक्वल टू आर थीटा। तो S अपॉन टी बराबर आर टाइम्स थीटा अपॉन टी। बेटा अगर S चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा। देखो जैसे जैसे हम पाथ को बढ़ाएंगे ये सर्कुलर आर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे एंगल भी बढ़ेगा, होगा। तो ये हमारे पास S अपॉन टी बराबर आर अपॉन थीटा, इसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, है ना। और ये जो है लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे बेटा, v से डिनोट करेंगे। और r तो कांस्टेंट हो गया, और इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बेटा ध्यान रखिए एंगुलर वेलोसिटी को एक नए टर्म से डिनोट करते हैं ओमेगा। तो r ओमेगा ये हो गया लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगल अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम लीनियर वेलोसिटी। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई नेक्स्ट नंबर की। बताइए कोई दिक्कत है क्या। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मुझे लगता है बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया। अब आप देखिए क्या क्या चीज़ें हमने सीखी।
एक तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स सीखा जो कि mv²/r है। दूसरा हमने क्या सीखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r है। तीसरा हमने सीखा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये थर्ड नंबर की इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, और ये फोर्थ नंबर की इक्वेशन मान लें। तो ये हमने सीखा कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा होता है। बेटा बिल्कुल क्लैरिटी हो गई। आ जाओ, अब एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक। तो अब हम फिर से नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चल के हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, टाइम पीरियड को डिफाइन करेंगे। इट इज द टाइम टेकन बाय ए बॉडी और पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल। एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। तो बेटा लीनियर वेलोसिटी बराबर किसके हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम, जो कि टाइम पीरियड होगा, ठीक। और सरकमफ्रेंस होता है 2πr और अपॉन टाइम पीरियड t। तो बेटा ये भी रिलेशनशिप हमारे पास आ गई, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। देखो बेटा, एक पूरा सर्किल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो सरकमफ्रेंस हुआ, जो कि 2πr हो गया, और टाइम लगा t। तो बेटा लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया ना, यानी कि लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम पीरियड, और वही हो जाएगा 2πr अपॉन t, ठीक। अब आपको पता है कि v बराबर किसके होता है, पीछे हमने लिखा था ना बेटा r इंटू ओमेगा। तो बेटा ओमेगा देखो किसके बराबर हुआ, ये वाला जो फैक्टर है ये किसके बराबर हो गया ना बेटा, ओमेगा के बराबर हो गया ना, ठीक। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगल डिस्क्राइब्ड, या हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, अपॉन टाइम पीरियड t। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गई, वैसे एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये अभी हम बात करेंगे, क्योंकि अगर देखें पूरे सर्कल का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, यानी कि किस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। तो वेलोसिटी ना कह के इसको स्पीड कह दें, ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना तो फिर वही बात हो गई, आपके अंदर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा कि सर वेलोसिटी ये था, स्पीड ये था। मैं उस कंफ्यूजन को बढ़ाना नहीं चाहता, आप इसको एंगुलर स्पीड कह दीजिए, इसको एंगुलर स्पीड कह दीजिए, इसको लीनियर स्पीड कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये बराबर हो गया, जैसा कि आप जानते हैं 2π/t, है ना। पाई जो कि यहाँ पे वैल्यू होती है, जिसको हम बेटा कहते हैं एंगल रेडियंस में, है ना। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि पाई रेडियंस किसके बराबर होता है बेटा, 180 डिग्री के बराबर होता है। या हम बेटर वे में अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो बेटा 1 डिग्री बराबर कितना होगा, π/180 रेडियंस। ये सीधा कन्वर्जन हो गया बेटा डिग्री और रेडियंस में। तो कभी आपको कंफ्यूजन हो कि भाई कितना डिग्री बराबर कितना रेडियंस होगा, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और पाई की वैल्यू तो जैसे कि आप जानते हैं ये होती है ना 22/7 लेते हैं, है ना। तो पाई की वैल्यू ये हमने पुट कर दी, ठीक। तो ये हमारे पास लेटस से ये कौन से नंबर का फॉर्मूला हो गया भाई, चौथे नंबर का, और ये 5वें नंबर का, और ये हमारे पास 6ठे नंबर का, ठीक। अब ये बेसिकली हमारे पास कुछ जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वेरिएबल्स हमने डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। बहुत बेसिक लेवल के कंसेप्ट हैं, कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी बातें हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।